आज केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2021 को पेश किया। बजट में कई मुख्य बातें थी, कई सेक्टर्स को लेके इसमें ऐलान भी किए गए, कुछ नई चीज़ें भी आईं, तो कुछ चीज़ों पर लोगों को ऐतराज़ भी हैं। इन सारे मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बताइए, बजट कैसा लगा? भारतीय जनता पार्टी के बजट से हमको इतनी ही उम्मीद थी और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, ढाल के तीन पात अगर आप बात को देखें कि हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बजट में तो कुछ है नहीं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि कोरोना महामारी में आपने हेल्थ का बजट बढ़ाया और जो कि लाजमी था, लेकिन जो देश की अर्थव्यवस्था पूरी चरमराई हुई है उसको सुदृढ़ करने के लिए आपने क्या किया? उल्टा आपका राग अलापने में लगे हुए हैं कि हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश को अपनी कंपनियों को बेचना पड़ रहा है और उसको आप पहले घाटे में लाते हो और फिर बेचना शुरू कर देते हो। गेल को बेच दिया आपने, उसकी तैयारी कर रहे हैं। बीएचएल को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आप इंडियन ऑयल की पाइपलाइंस बेचने जा रहे हैं, स्टेडियम बेचने जा रहे हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन बेचने जा रहे हैं। क्या क्या बेचेंगे? क्या ये अच्छा नहीं होता कि इन सब चीज़ों को हम सुदृढ़ करते और अपनी अर्थव्यवस्था को यहाँ से निकालते? आखिर आज़ादी के बाद यही तो चीज़ें थी जो हमारे पास, जिस पे हम लोग आत्मनिर्भरता दिखाते थे। और तो और छोड़िए, किसान के लिए जो बहुत हितकारी बात बोलते हैं कि हम किसानों से बात कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि की जो 75,000 करोड़ का इनके पास बजट था उसको घटा के इन्होंने 65,000 करोड़ कर दिया है। 10,000 करोड़ आपने कम कर दिया है और आप किसानों की बात बोलते हैं। और रही बात शिक्षा की, जो आपको करवानी नहीं है क्योंकि शिक्षा पे आपका बिल्कुल भी जोर नहीं है। 39,000 करोड़ का बजट उखाड़ा के आपने 35,000 करोड़ कर 34,000 कर दिया है। मतलब आपने शिक्षा में भी बजट 5,000 करोड़ कम कर दिया है। तो मुझे लगता है कहाँ आप लेके जाएंगे इस देश को? ना किसानों के साथ में है, ना आप छात्रों के साथ में हैं। और रही बात, आप क्या कह रहे हैं, सेस लगाने जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल पे सेस लगाने जा रहे हैं। अब देखिए, पेट्रोल डीजल पे अभी इन्होंने 4 रुपये इन्होंने पेट्रोल पे और 2.5 रुपये इन्होंने डीजल पे सेस लगा दिया है। बजट आने से पहले पहले कमर्शियल सिलेंडर जो रसोई का आता था उस पर 190 रुपये बढ़ा दिया और इस पर अभी हाल ही में जो हम लोगों का डोमेस्टिक सिलेंडर है उस पर भी एलपीजी पे इन्होंने 50 रुपये बढ़ा दिया। सर, लेकिन सरकार का कहना है कि हम जो सेस लेंगे, जो सेस लगाया गया कृषि सेस, ये हम कंपनियों से वसूलेंगे, ग्राहकों को इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पर आपका क्या मत है? देखिए, फिर वही बात ना, ये भारतीय जनता पार्टी की जितने भी इन्होंने बजट दिए हैं वो इधर से कान पकड़ाते हैं और फिर उधर से छुड़वा लेते हैं। ये घूम फिर के कहने वाली बात है। कंपनियां कहाँ से लेके आएंगी? अपने घर से थोड़ी देखेंगी। अल्टीमेटली उपभोक्ताओं पे ही, मिडिल क्लास पे इस पे भार पड़ने वाला है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ लेकिन इतनी अर्थशास्त्र की समझ जरूर रखते हैं कि अगर आपको देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखना है, मैं मानता हूँ हम लोग नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, तो मिडिल क्लास को आप मजबूत बनाइए। अगर आप मिडिल क्लास को मजबूत बनाएंगे तो आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। आप रियल स्टेट में पैसा डाल रहे हैं लेकिन रियल स्टेट को खरीदने वाला, वो छोटा सा 2 BHK और 3 BHK का फ्लैट खरीदने वाले इंसान के पास पैसा ही नहीं है। आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं और अपनी आत्मनिर्भरता दिखा रहे हैं। देखिए, बजट टोटल चुनावी है। आपने देखा किस तरीके से तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं तो उसके लिए उन्होंने बजट का मुंह खोल दिया है। किस तरीके से असम में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए बोल दिया। और तो और जब निर्मला सीतारमण ने अपना बजट की शुरुआत भी करी तो आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करके किया और उस पर मुस्कुराई भी। आप देखिए, कुटिल मुस्कान है और बंगाल के लिए खोल लिया। तो भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में है। वो देश की संपत्तियां बेच बेच के चुनाव लड़ेगी, वो उसका पुराना धर्म है। इस पर बहुत उम्मीदें नहीं है हम लोगों को। सर, ये बजट माना जा रहा है, कई इकोनॉमिस्टों का भी मानना है कि इस बजट से राजकोषीय घाटा कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, कि इससे राजकोषीय घाटा कम होगा। और रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में भी ये फॉर्मूला है कि हाँ, जब जब देश में इस तरह की कोई कंडीशन हो तो राजकोषीय घाटा कम करने के लिए देश की जो पुरानी पड़ी हुई कंपनीज़ हैं, जो यूज़ में नहीं है, जिनसे कोई नुकसान हो रहा है, उसको हम प्राइवेट हाथों में देते हैं। लेकिन वही निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि हम इसको प्राइवेट हाथों में देंगे लेकिन इसकी जो मूल बॉडी है, जो कंट्रोल रहेगा, वो भारत सरकार के पास रहेगा। इस पे आपका क्या कहना है? जो ये कह रहे हैं कि हम इनको बेच के राजकोषीय घाटा कम करेंगे, देखिए, ये कोरोना के आड़ में एक झूठ बोलने का तरीका है। क्या राजकोषीय घाटा इसके पहले नहीं था? इसके पहले भी तो यही, क्या इन्होंने इसके पहले भी कई कंपनियों को बेचा और बेचने के बाद भी वो घाटा बढ़ता ही चला गया। ये उल्टे माहौल में चलते हैं।
हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जब पहले इतनी इंडस्ट्रीज़ को बेचा, उसको प्राइवेटाइजेशन किया, उसमें आपको नुकसान ही हुआ। हम लोग तो पहली बार इतिहास में ऐसे देख रहे हैं कि नेगेटिव जीडीपी में हम लोग बजट दे रहे हैं। आप फिर फर्दर और बेचने जा रहे हैं, बेच के आप कितना आप कमा पाओगे? प्रॉब्लम ये है कि इनके पास विजन नहीं है, इनके पास गरीब, मिडिल क्लास, किसान, बेरोजगारों के लिए विजन नहीं है। ये सिर्फ कॉरपोरेट के इशारों पे चलने वाली सरकारें हैं। धन और धन से इनको अपना बजट मिलता रहे। इनका बजट भारतीय जनता पार्टी का अच्छा रहे, देश का बजट बिगड़ जाए, उस पे इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। सर, आप डॉक्टर भी हैं, तो पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि जो हेल्थ सेक्टर का बजट है वो 137% पिछली बार के मुकाबले बढ़ा दिया गया है। पिछली बार 94,000 करोड़ था, इस बार 2 लाख करोड़ लगभग हो गया है। तो इस पर एज अ डॉक्टर आपका क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, ये एक स्वागत योग है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ पहल की गई है, क्योंकि अभी भी 140 करोड़ जनता के लिए जो बजट है वो हमारे पास कम है। मैं बार बार इस बात पे जोर बोलता हूँ कि हमारा हेल्थ बजट 3.4% ऑफ द जीडीपी होना ही चाहिए, और अभी भी हम उसके बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम एक वैश्विक महामारी से गुजरे हैं। उस बीच हमको इस बात का एहसास हुआ है कि हमारी मेडिकल सुविधाएं जो टर्शरी लेवल पे थी वो बहुत कमज़ोर थी। तो उसको सुदृढ़ बनाने के लिए अभी भी हमको बहुत बजट को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस कदम को मैं डेफिनेटली सराहना करता हूँ कि हाँ, ये एक ठीक कदम है, और अभी भी आपके पास चांसेस हैं कि हेल्थ में आपको इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप देश को हेल्दी बना पाएंगे, आप मिडिल क्लास के लिए कुछ कर पाएंगे, तो आपकी अर्थव्यवस्था, कितना भी रिसेशन वर्ल्ड में आ जाए और कितनी भी अर्थव्यवस्था गिर जाए, भारत एक बहुत स्वावलंबी और बहुत आत्मनिर्भर देश पहले से ही रहा है। सर, आखिरी क्वेश्चन कि ये बजट किसके लिए है? आम जनता के लिए बजट है कि किसानों के लिए बजट है कि पूंजीपतियों के लिए बजट है? देखिए, आपको सबको पता है भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद पे विश्वास करती है, और मेरी तरफ से ये पूरी तरीके से कॉरपोरेट घरानों को खुश करने के लिए इनका बजट है। अगले ही 1-2 साल में 4 नए राज्यों का चुनाव है, और चुनावी बजट के नाम और कॉरपोरेट के नाम से बजट बनाया गया है। इसके बाद अब कोरोना के आड़ में इन्होंने सब कुछ लूट लिया है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा, जिन्होंने बताया कि ये पूरी तरीके से चुनावी आने वाले चुनावों के मद्देनज़र बजट तैयार किया गया है। इसमें कुछ बातें थी जो एज अ डॉक्टर भी उन्होंने मानी कि हाँ, हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छा बजट है। बाकी इसमें किसानों के लिए और आम जनता के लिए कुछ भी खास नहीं है। कैमरामैन आशीष जायसवाल के साथ शाश्वत मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।